हेलो स्टूडेंट, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इसमें हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। हमने बताया था लाइटिंग अरेस्टर के बारे में कि बिजली मतलब कैसे गिरती है, उसका क्या मतलब नुकसान होता है और क्या इलेक्ट्रिक लाइंस पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को कैसे हम दूर करते हैं। तो दूर करने का जो उपाय होता है वो लाइटिंग अरेस्टर होता है। और लाइटिंग अरेस्टर हमने बताया था कि ये 4 प्रकार का होता है। हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, उसके बाद था ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर, फिर पैलेट लाइटिंग अरेस्टर और थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, तो कल हम हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर का बाकायदा डायग्राम बना के हमने समझा दिया था। तो दूसरा इसमें है, दूसरा आपका वो है ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर। ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से एक पीतल की 2 डिस्क होती है। पीतल जान रहे हो, ब्रास जिसको बोला जाता है। तो पीतल की 2 डिस्क होती है, उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक डिस्क जो होती है, ये डिस्क जो होती है इसका जो क्षमता होता है, एक डिस्क जो होती है 300 वोल्ट पे क्या करती है, कार्य करती है। तो मान लो हाई वोल्टेज की लाइन में हमको लगाना होगा, तो कई डिस्कों को एक डिस्क तैयार करने में कैसे बनता है, तो 2 हमने पीतल की डिस्क ले ली गोल, और उसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ने से पहले उनके बीच में स्पेस रहेगा, और उस स्पेस में हम लेड पैराक्साइड मतलब PbO2 का चूर्ण जो होता है, PbO2 क्या करेंगे, उसमें PbO2 मतलब लेड पैराक्साइड का चूर्ण उसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, तो लेड पैराक्साइड का जब चूर्ण उसमें भर देते हैं तो ये एज ए इंसुलेटर काम करने लगता है। मान लो ये डिस्क हो गया, ये दोनों डिस्क हो गए, और ये बीच में जो हिस्सा होगा इसमें क्या करेंगे, लेड O2 क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड लेड पैराक्साइड PbO2 क्या करेंगे, भर देंगे। तो ये दोनों ब्रास है तो कंडक्टर ही होगा, और इनके बीच इंसुलेटर का काम क्या करेगा, करने लगेगा। तो इस हिसाब से एक डिस्क हमारी क्या होगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन एक जो डिस्क होगी ये केवल 300 वोल्टेज के लिए ही काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे मान लो हम 11 kV पे प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को हम हाई करते जाएंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, इसमें हम डिस्कों की संख्या को बढ़ा देंगे। और किस में बढ़ाएंगे, सीरीज में बढ़ाएंगे। तो डिस्कों की संख्या हम क्या करेंगे, सीरीज में इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी इसकी संख्या हम क्या करेंगे, सीरीज में बढ़ा देंगे। जैसे जैसे हमारी वोल्टेज हाई वोल्टेज जैसे यूज करेंगे तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क की संख्या हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका कटा हुआ वर्जन यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा क्या है, ये वाला देखो ऊपरी डिस्क है, और ये वाला निचला मतलब ब्रास है, और इसी के बीच में जो ये खाली हिस्सा दिख रहा है, इसी में हम क्या करेंगे, इसकी जो PbO2 की मतलब क्या करेंगे, ये ब्रास की डिस्क है, दोनों पीतल की डिस्क है, और इसी के बीच में हमने क्या कर दिया है, लेड पेरोक्साइड PbO2 का चूर्ण हमने क्या कर दिया है, भर दिया है। इसकी जो साइज होती है, इसकी जो 6.35 मीटर से, मतलब मीटर नहीं है जी, ये mm होती है, 6.35 mm से 1.25 mm तक क्या होती है, ये मतलब मोटाई की 2 डिस्क, मतलब एक डिस्क हम लेंगे तो जिसकी जो होगा डाया होगा, जो व्यास होगा, ये व्यास होगा इसका, ये होगा 6.35 mm का, और जो इसकी मोटाई होगी, ये मोटाई आपकी होगी, ये जो मोटाई हो रही है, मोटाई होगी 1.25 mm का। ठीक है, तो लेड पेरोक्साइड के चूर्ण भरने से होगा क्या, ब्रास जो है, ब्रास ऊपर नीचे 2 डिस्क दोनों लगे हैं, ये तो एज ए कंडक्टर होंगे, और बीच में हमने क्या भर दिया, इंसुलेटर भर दिया। तो सेम एज का वही कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 मतलब मेटल की प्लेटों के बीच में इंसुलेटर हम भर देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर बन जाता है, और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता है। तो सेम इसी सिद्धांत के लेवल पे काम करता है। और इधर से क्या होता है, चार्ज इधर से इधर अपना, इस प्लेट से इस प्लेट को चार्ज क्या होता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। ब्रास की 2 प्लेटों के बीच में हमने इंसुलेटर, एज इंसुलेटर ही काम करता है। जब ये भर देते हैं तो एज का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। काम कैसे करता है, जब भी लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग का मतलब जब बिजली गिरेगी, तो उस कंडीशन में हमने कल बताया था कि बिजली में कितना हाई वोल्टेज और करंट होता है, तो उसको क्या करेगा, जब वो गिरेगी तो जब इसको लाइन से हम डायरेक्ट जोड़े रहते हैं, वो इसका निचली सिरा क्या होता है, अर्थ से जुड़ा होता है। तो इस कंडीशन में ये जो अचालक परत बनी हुई है, इस आवेश को क्या करेगी, इस आवेश को खींच लेगी, और इसके थ्रू ये ज़मीन में क्या करेगी, डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसे क्या करता है, ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर हमारा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पैलेट लाइटिंग अरेस्टर। पैलेट लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, तो जैसे तुम लोगों ने सुना होगा पैलेट गन सुना होगा ना। जैसे मतलब जम्मू कश्मीर में पहले जो चलाने के लिए गोली परमिशन नहीं थी, तो पैलेट गन चलाया जाता था, वो साइड में केवल होल कर देती है, मतलब आदमी की जान इससे नहीं जाती है। तो उसी तरह से पैलेट गन का मतलब इसमें छोटी छोटी गोली होती है। ये बना कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें चीनी मिट्टी नाम सुने हो, पोर्सिलीन, जो इंसुलेटर डिस्क या पिन इंसुलेटर बने होते हैं। तो ये पोर्सिलीन का एक पूरा एक बेलनाकार क्या होता है, ब्यास की ये नली होती है, नली समझ लो ऐसे ही होता है। ये पोर्सिलीन की बनी होती है, या चीनी मिट्टी से कहा जाता है।
तो जिसका जो व्यास होता है 0.63 सेंटीमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है, ये एक तरह से ऐसे चपटा नहीं दिख रहा है, ये सिलिंडर है, ऐसे इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, इस तरह से है, ये सिलिंडर है, ऐसे गोलाकार है, और इसका जो व्यास है वो व्यास होता है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हमने नली ले लिया, 6.5 सेंटीमीटर व्यास की एक हमने पाइप ले लिया, किसकी? पोर्सिलीन की, और वो इधर से क्या है? पैक है, और दोनों सिरे पे क्या होंगे? मेटल कैप लगाए गए हैं। दोनों सिरे पे इसके मेटल कैप यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी लगाया गया है, और ऊपर जो है ये लाइन से जोड़ दिया गया है। इसको जो लाइन जा रही है, मेन लाइन, ओवरहेड लाइन, उससे एक सिरे को जोड़ दिया गया है, और दूसरे सिरे को हमने क्या कर दिया? ज़मीन से अर्थिंग कर दिया है, और ये दोनों एज ए इलेक्ट्रोड की तरह ही काम करते हैं। तो ये पोर्सिलीन का क्या हो गया? पोर्सिलीन का ये जो हो गया, ये नली हो गई। इस नली के अंदर ये गोली देख रहे हो, जो छोटी छोटी इसमें गोलियां डाली गई हैं, इसी को पैलेट मतलब PbO2 की, जो लेड पेरोक्साइड की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जिनको इसमें क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है। और इसके ऊपर जैसे गोली, ये वाला हिस्सा देखो, ये गोली है, इस गोली की भी साइज़ इसमें दी गई है, ये होता है 0.63 सेंटीमीटर की इस गोली की साइज़ है। और इसके ऊपर देख रहे हो एक कवर चढ़ा हुआ है, ये जो कवर चढ़ा हुआ है ये लिथार्ज नाम का एक मटेरियल मेटल होता है। तो इसका छिद्रयुक्त परत, ठोस परत नहीं, छिद्रयुक्त परत, जैसे जाली होती है ना, जैसे जाली ऐसे होती है, उसी तरह से इस लिथार्ज वाला, जैसे कहने का मतलब ये है कि लेड ऑक्साइड, क्या लेड ऑक्साइड की हमने गोली ले लिया, और उस गोली के ऊपर से हमने क्या कर दिया? लिथार्ज नामक मटेरियल का कवर चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है, ये हो गया क्या? पैलेट लाइटिंग अरेस्टर का, पैलेट लाइटिंग अरेस्टर का मैकेनिज्म हो गया। अब बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई जो होगी वो वोल्टेज पे वेरी करेगी कि कितने हज़ार वोल्टेज में हम क्या करेंगे, इसको यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है जनरली 1.25 सेंटीमीटर, यानी 1.25 सेंटीमीटर से शुरू होकर 30 सेंटीमीटर तक क्या होती है। इसकी जो लंबाई होती है ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, कितने वोल्टेज पे चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें जो होता है, जो ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर होता है, ये मैक्सिमम 220 kV तक वोल्टेज के लिए क्या होता है? काम किया जाता है। और जो पैलेट लाइटिंग अरेस्टर होता है, इसको याद कर लेना है, पूछा जा सकता है, ये 66 kV तक की 66,000 किलोवोल्ट की लाइन पे क्या होता है? प्रयोग होता है। काम कैसे करता है? इसमें मान लो ओवरहेड लाइन है, यहाँ पे अर्थ किया गया है, जब बिजली गिरेगी इस लाइन में गिरेगी तो क्या करेगा? इसमें जो काम लेड ऑक्साइड का यहाँ कर रहा था, वही काम यहाँ पे इसके द्वारा सेम वही काम क्या होता है? ये भी एज ए इंसुलेटर काम करेंगे। और इसी गोलियों के द्वारा, जो गोलियाँ इसमें डाली गई हैं, इसी गोलियों के द्वारा जो बिजली गिरने से जो आवेश इसमें जनरेट, एक्स्ट्रा आवेश जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा? वो ऐसे करके ज़मीन में क्या होगा? डाइवर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। थायराइड लाइटिंग अरेस्टर कुछ नहीं है, सेम यही चीज़ होता है। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे जो हमने पैलेट मतलब लेड ऑक्साइड की गोलियाँ जो भरी गई हैं, इसमें लेड ऑक्साइड की गोलियाँ न भर के इसमें अकार्बनिक मटेरियल, अकार्बनिक का मतलब ये होता है, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें पढ़ाया जाता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इंटर में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री होता है, और एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन से रिलेशन होता है, और इनऑर्गेनिक वो मतलब मटेरियल होता है जिसमें कार्बन से कोई उसका रिलेशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो थायराइड लाइटिंग अरेस्टर होता है, इसमें जो ये गोलियां हम लेड ऑक्साइड की डाले हैं, इसमें ए नॉट डाल के हम कोई इनऑर्गेनिक मिक्सर इसमें डालते हैं जिसमें थायराइड भी मिला होता है। तो उसी थायराइड की वजह से इसका नाम क्या है? थायराइड लाइटिंग अरेस्टर है। बाकी जो मैकेनिज्म है इसका पूरा क्या होता है? वही होता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसमें वही डाल देंगे और ये क्या करेगा? ज़मीन में आवेश को स्टर कर देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्विच गियर। स्विच गियर क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से काम जो होता है स्विच गियर में, वो स्विचिंग का, कंट्रोल का और प्रोटेक्शन का। स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग का मतलब किसी सर्किट को ऑन ऑफ करना, मतलब अपने कंट्रोल में उसको ऑन करना या ऑफ करना। जैसे मान लो बल्ब ऑन ऑफ करते हो, वो काम स्विचिंग का हो गया। कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब उसको एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो पंखा हम चला रहे हैं, तो पंखा क्या कर रहे हैं, मान लो हमको स्लो स्पीड करना है तो रेगुलेटर लगा हुआ है, उससे हम क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते घटाते हैं। और प्रोटेक्शन जो हो गया कि उसकी सुरक्षा करना। सुरक्षा में क्या क्या होगा? जैसे मान लो घरों में हम फ्यूज लगाते हैं, MCB लगाते हैं, रिले लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो स्विच गियर का मुख्य काम है वो 3 चीज़ों में है, स्विचिंग का है, कंट्रोल का है, प्रोटेक्शन का है। तो जिस प्रकार से हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है या ग्रिड सिस्टम होता है, तो उन सारे जगह स्विच गियर का प्रयोग करते हैं। तो स्विच गियर का पूरा काम है कि सप्लाई को स्विचिंग करना, कंट्रोल करना और क्या करना? प्रोटेक्शन करना।
तो इसमें जो मुख्य फंक्शन है इसके कि विद्युत उपकरणों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये है कि हम फॉल्ट के बारे में बताए थे कि जो फॉल्ट होता है मुख्य रूप से ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। तो तीनों फॉल्टों से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। या अभी हमने लाइटिंग अरेस्टर के बारे में बताया कि लाइटनिंग के कंडीशन में भी जो ओवर वोल्टेज होती है उससे हम पूरी मशीनों को और लाइन को क्या करना, सुरक्षित करना। तो ये सारी जिम्मेदारी जो किसकी होती है, स्विच गियर की होती है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है किसका, प्रोटेक्शन का, स्विच गियर के लिए। फॉल्ट की स्थिति में परिपत्र क्या कर देना, जैसे एमसीबी होती है, कहीं घर में फॉल्ट हुआ तो क्या होती है, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है। तो उसी तरह स्विच गियर जो होता है इसमें आजकल रिले सेंसर सारी चीज़ें लगी हुई हैं कि कहीं भी जैसे मान लो ट्रांसफार्मर के बारे में उन्होंने पढ़ाया हुआ है कि हीट होता है तो बुकवेल रिले के थ्रू इसमें सायरन लगा होता है, वो क्या होता है, वो बजने लगता है और ऑटोमेटिक ट्रिपिंग की भी व्यवस्था होती है। तो इसका काम एक स्विच गियर का ये भी है कि फॉल्ट की पोजीशन में, फॉल्ट किसी भी प्रकार का हो तो उस कंडीशन में क्या हो, सर्किट जो है ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए और मशीनों का कोई नुकसान ना हो। तीसरी चीज़ इसमें जो है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस एंड रख रखाव। अब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 kVA का मान लो कोई ट्रांसफार्मर है और इसमें मान लिया हमने कि 100 कंज्यूमर एक किलोवाट के लोड से जोड़ सकते हैं, ठीक है, 1 किलोवाट के लोड के 100 कस्टमर इसमें हम कंज्यूमर को हमने दे दिया सप्लाई। तो अब यदि इसमें हम क्या करेंगे, यदि मान लो 100 की जगह हम 150 करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर तो ओवरलोड चलेगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें दिक्कत, इसका मेंटेनेंस ख़राब भी हो जाएगा, जल भी सकता है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो एक सही हिसाब से करेंगे कि जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसमें क्या हो, उसका जो मैक्सिमम क्षमता है उस क्षमता से अधिक का कनेक्शन उसमें क्या हो, न दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसका समय समय पे कूलिंग का सिस्टम देखना कि बाइंडिंग उससे क्या हो, जल ना पाए। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेंटेनेंस और रख रखाव के थ्रू क्या होता है, ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्क। आर्क का मतलब ज्वाला से समझ सकते हो, ज्वाला, ज्वाला मतलब आग का जो लौ जलता है उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये वो वाला लौ नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है। तो देखो लौ क्या होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनोड और कैथोड। ये मान लो एनोड है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आर्क जो होती है ये एनोड और कैथोड के बीच, ठीक है, जो एक गैप है तो इनके बीच जो होता है इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्चार्ज होता है उसी की वजह से एक लौ उसमें उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो आर्क जो मुख्य रूप से होती है कि किसी सर्किट में एनोड और कैथोड के बीच जो स्पेस होता है, इसी के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज होता है उसके द्वारा जो एक ज्वाला उत्पन्न होती है वही क्या होती है, आर्क होती है। आर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें करंट हाई होता है और वोल्टेज क्या होती है, बहुत लो होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आर्क तभी उत्पन्न होगा जब वोल्टेज क्या होगी, हाई वोल्टेज जो होगी लो रहेगी और करंट इसमें हाई रहेगा। तो करंट इसमें 10 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक रहेगा और जो वोल्टेज होती है वो 10 से 25 वोल्ट ही होती है। तो कभी भी आर्क उत्पन्न होने की कैटेगरी तब आती है जब वोल्टेज लो हो, करंट क्या होता है, हाई होता है। प्रोडक्शन कैसे होता है आर्क का, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। तो देखो प्रोडक्शन कैसे होता है, हम सभी जानते हैं कि जो वायु होती है, एयर होती है, वो पूर्ण रूप से सुचालक नहीं होती है, थोड़ी सी होती है ज़रूर है, लेकिन पूर्ण रूप से सुचालक या कुचालक नहीं कह सकते, उसमें दोनों गुण होते हैं। लेकिन खुले में हवा है तो एज ए मान के चलो कंडक्टर तो नहीं, वो इंसुलेटर ही है। लेकिन दो कंडक्टर मान लो यहाँ पे हैं, दो कंडक्टर हमने ऐसे रखे हुए हैं और उनके बीच यदि थोड़ा सा गैप है और गैप 1 mm से 10 mm तक का गैप है, तो उस कंडीशन में जो करंट होगी, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ हम बात कर लें, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सोर्स है, यहाँ से करंट निकल रही है और यहाँ पे ब्लैक वाला एक कंडक्टर लगा हुआ है, नीचे एक कंडक्टर लगा हुआ है और इनके बीच हमने थोड़ा सा गैप दे दिया है, सटा नहीं है दोनों। तो इस गैप की वजह से क्या होगा, हल्का सा गैप 1 mm से 10 mm तक रहेगा। तो इनके बीच क्या होगा, ये दोनों सिरे हैं, मान लो पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है, तो ये पॉजिटिव वाला है, ये कैथोड काम करने लगेगा और ये क्या होगा, एनोड काम करने लगेगा। तो दो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगे और इनके बीच क्या हो गया, गैप हो गया। और गैप होने के नाते क्या होगा, ये जो करंट होगी इसकी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, विसर्जन होगा और करंट यहाँ क्या होगी, इससे इसमें चली जाएगी और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आर्क उत्पन्न हो जाएगा, इस गैप की वजह से होता है।
ठीक है। तो यही पूरा क्या है, इसका मैकेनिज्म है। तो इसमें होता क्या है कि वायु जो अभी मैंने बताया कि वायु जो होती है वो तो पूर्ण रूप से सुचालक नहीं होती है, लेकिन यदि किसी कंडक्टर में थोड़े से जगह में गैप आ जाए तो वो एज ए कंडक्टर काम करने लगेगी और करंट यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, पहुँच जाएगी। ठीक है। तो इसको जब मतलब हाई वोल्टेज की जब लाइन होती है तो उसमें होता क्या है कि जब हाई वोल्टेज से, यहाँ से हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में जो एयर होती है, इस एयर को आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज का मतलब आयंस में टूट जाना, यानी इसके बीच का जो एयर होता है वो आयंस में टूट जाता है। आयंस मतलब प्लस और माइनस में क्या होगा, टूट जाता है। तो टूट जाने की वजह से इसके बीच का जो एयर होगा एज ए कंडक्टर काम लगेगा करने, और क्या होगी, और ये धारा उठ के क्या हो जाएगी, इस वाले इलेक्ट्रोड या कंडक्टर में क्या होगी, बहने लगेगी। जब ये बहने लगेगी तो इस कंडीशन में जो धारा होगी, तो ये जो फार्मूला होता है जूल सला H बराबर I²RT, तो यहाँ पे जो पावर होगा I²R, इसी पावर की वजह से समय के अनुसार यहाँ पे इसी पावर की वजह से इसमें एक हीट एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो I²RT के बराबर होगी, और इसी हीट की वजह से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, और यही ऊष्मा जो होगा यही क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो आर्क की बात ये हो गई कि आर्क तब बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्चार्ज होता है वही क्या होता है, आर्क होता है। और वायु की बात हम कर लें तो पूर्ण रूप से सुचालक नहीं होती है, लेकिन दो कंडक्टर के बीच यदि बहुत कम गैप है और गैप नियर अबाउट 1 mm से 10 mm तक का है, तो उस कंडीशन में इसके बीच क्या होगा, ये जो एयर होगी ये आयनाइज होकर क्या होगी, आयंस में टूट जाएगी, और इसके बीच की जो हवा है वो एज ए कंडक्टर यानी सुचालक बन जाएगी, और विद्युत धारा का प्रवाह इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, होने लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का ये है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग होता है कि कोई धातु बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब वो हीट है, तो उसको जल्दी से हम ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब किसी हीट वस्तु की बहुत तेज़ी से जो ठंडा होने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, मतलब क्वेंचिंग कहलाती है। तो एक मतलब ठंडा करने का तरीका क्या होगा, या तो एयर से, हवा से हम ठंडा करें, या कोई लिक्विड पॉलीमर होता है, लिक्विड बहुलक होता है उससे करें, या कोई तेल हो उसमें करें, या वाटर में करें। तो सबसे सामान्य जो माध्यम है वो क्या होता है, वो तो वाटर ही होता है। तो इसमें एक नुकसान है कि जल्दी से ठंडा करने पे उसके हार्डनेस, जो कठोरता होती है धातु की, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज़ यदि आप धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो ज़्यादा हार्ड होगी, लेकिन उसको जल्दी से कर देंगे तो क्या होगा, वो उतना हार्ड नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का विभिन्न मेटल में ध्यान रखा जाता है। तो क्वेंचिंग ऐसी प्रक्रिया है इसमें हाई टेम्परेचर को बहुत जल्दी से हम लो पे ला देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी साइज़ के बिगड़ने का डर रहता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से चीज़ें हम प्रयोग करते हैं वो होता है एयर, लिक्विड, और मतलब एयर लिक्विड पॉलीमर होता है, ऑयल या वाटर होता है। तो वाटर सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हैं कि जल्दी से ठंडा करेंगे तो जो उसका मतलब जो साइज होगी वो क्या होगी, बिगड़ जाएगी। और जब भी हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोशिश करेंगे कि यदि मान लो कोई मेटल है तो इसमें जो मोटा वाला हिस्सा रहेगा, जिस साइड मोटा रहेगा उसको इस लिक्विड में या इसमें वाटर में क्या करेंगे, पहले डुबोएंगे, और पतले वाले को बाद में डुबोएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि पतले वाले को जल्दी करेंगे हम तो जो हमारा जाब होगा या जो मेटल होगा उसके टेढ़े होने की क्या होगी, संभावना उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है। और उसको हमेशा मतलब एक सीधी अवस्था में क्या करते हैं, डुबाते हैं। तो इसमें दो टॉपिक इसमें था, ये आर्क क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग का मतलब एक और होता है कि आर्क को जो बुझाने की प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल टर्म में ये आर्क को बुझाने की प्रक्रिया क्या होती है, यही क्वेंचिंग कहलाती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति प्रणाली में डिस्ट्रीब्यूशन में सावधानियां क्या क्या होना चाहिए। तो सावधानी के लिए हम थोड़ा सा एक बार बता देते हैं यहाँ से। अब देखिए, सावधानी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 kV की लाइन आई, फिर यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है 11/440 या 220 का जो भी है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे कि जो 11 kV की लाइन हमारी है, इसमें जो भी इंसुलेटर है, मतलब इस पर क्रॉस आर्म जो लगे हुए हैं और इस पर जो भी इंसुलेटर लगा हुआ है ये प्रॉपर सही कंडीशन में लगे हुए हैं। पोल पे स्टे वायर जो है वो सही से लगा हुआ है।
तार क्या है, तार में जो सैग है वो सैग भी क्या है, वो सैग एक सही डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये भी नहीं कि बहुत कम सैग टाइट तार है तो जाड़े गर्मी में वो प्रभाव होगा, ढीला कमज़ोर होने से टूटेगा। या सैग बहुत ज़्यादा रहेगा तब भी तार क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो इससे क्या होंगे, हमें ओपन सर्किट सब फॉल्ट से बचना है, शॉर्ट सर्किट से बचना है और अर्थ फॉल्ट से बचना है। तो तीनों फॉल्ट से बचने के लिए इसमें हमें पोल सही कंडीशन में गड़े होने चाहिए, इसमें जो क्रॉस आर्म लगे हैं वो सही से होने चाहिए, जो इंसुलेटर इस पर लगे गए हैं उसमें क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। इसको समय समय पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो भी स्टे वायर लिया गया है या अर्थिंग की गई है पोल की, वो भी क्या होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएंगे तो हम ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर जो है, पहली बात कि इस ट्रांसफार्मर को ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ओवरलोड हुआ तो क्या होगा, ये जलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस पर जो इसकी रेटिंग है उससे कम क्षमता का ही लोड इस पर देना चाहिए। और हमने बताया भी है आपको कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये फुल लोड पे सही से एफिशिएंसी काम करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये हाफ लोड पे करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यदि मान लो किसी ट्रांसफार्मर पे यदि 50 कनेक्शन देने पे फुल लोड हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे 25 कनेक्शन ही दिए जाएं, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लगाए हैं उसकी एफिशिएंसी क्या हो, मतलब एफिशिएंसी अच्छी हो और सही स्थिति में वो क्या कर पाए, काम कर पाए। ठीक है। उसके बाद जिन घरों को मतलब हम सप्लाई देते हैं तो अब तो एबीसी मतलब एरियल बंच कंडक्टर का प्रयोग हो रहा है, तो उसके थ्रू बिजली चोरी भी काफ़ी रुक गई है। तो वहाँ पे मतलब हम जो भी कनेक्शंस कर रहे हैं घरों में, वहाँ पे ये जांच करें, मतलब जांच करते हैं उसमें सही मतलब डायरेक्शन में क्या है, वायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, या उसमें जो प्रोटेक्टिव डिवाइस जो भी मतलब स्विच गियर से रिलेटेड हैं, चाहे उसमें फ्यूज हो, रिले हो, एमसीबी हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्या हैं, लगी हैं कि नहीं लगी हुई हैं। ठीक है। फिर इसमें हम लाइन लेके जब जाते हैं तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे गार्ड वायर है। गार्ड वायर मान लो लगा दिया था कि तार और टूट के गिरे, तो ये तो गार्ड वायर तो 11 kV के लाइन पे ही लगाया जाता है, 11 kV के नीचे का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे गार्ड वायर लगा दिया जाता है। नदी पुल नाले को जब पार कराया जाता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर से अभी हम जो इसके पहले हमने पढ़ाया है कि लाइटिंग अरेस्टर का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो आकाशीय बिजली होगी उससे गिरने से क्या करेगा, वो बचाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आप लोगों का, ये मतलब ट्रांसमिशन का भी ख़त्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी ख़त्म हो गया। तो ये मतलब अब तक लगभग हमें मैक्सिमम कोर्स तो हमने पढ़ा दिया है। अब तुम लोगों की नज़र में यदि कोई चैप्टर ऐसा हो जो छूटा हुआ है, अब इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पोर्शन है, अब अगले क्लास से पढ़ाएंगे। इसमें जो आप लोगों को पढ़ाना है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे। ये पेपर में आजकल कंपटीशन में बहुत आ भी रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है वो है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और थोड़ा सा मशीन में बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल मशीन का बाइंडिंग। ठीक है। तो अभी हम बाइंडिंग की क्लास 2-3 क्लास ले लेंगे। इसमें हम मतलब लैप और वेब के डिज़ाइन के बारे में बता देंगे हल्का सा। तो ये तो जनरली क्लास में ही संभव हो पाता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि यहीं से हो जाए। और ये दोनों के बारे में मतलब हम कुछ क्लास में, तो ये कोर्स आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास, यदि मान लो क्लास नहीं चल रही है, अभी तो 31 अगस्त तक बंदी है, तो उसके बाद जब भी क्लासेज चल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्लास लगातार 50 से 100 क्वेश्चन का रोज़ मतलब मिक्स रूप में उसमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है। ओके।